नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, एक बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित घर कौन सा होता है? उसका अपना खुद का घर। सबसे सुरक्षित जगह जो होती है वो उसका अपना घर होता है। वैसे ही एक इंसान के लिए अगर मैं बात करूँ, स्टेट लेवल पे ही बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित जो जगह होगी वो कौन सी होगी? सारी जगहें में बहुत सारी जगह सुरक्षित होती हैं, लेकिन सीएम हाउस सबसे रिपूटेड, सबसे पावरफुल जगह होती है, सबसे सेफ भी होती है। लेकिन अगर वहीं से कुछ ऐसा निकले कि बहुत ही अजीबोगरीब हो, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? दिल दहला देने वाली वारदातें होती हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि कभी कुछ भी हो जाए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कहानी जो वारदातें हैं, वारदातों में कोई भी रिश्ता छूता नहीं रहा। किसी रिश्ते ने ऐसा नहीं है कि क्राइम ना किया हो, और किसी रिश्ते ने जो इंसानियत की हद क्रॉस ना की हो। आज की जो वारदात है, ये वारदात है 5 जनवरी 2005 की, और स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगरतला में एक सीएम हाउस में रेप होता है, मर्डर होता है, और जो केस होता है वो बहुत लंबा चलता है। पूरी कहानी क्या है, पूरी वारदात क्या है, ये मैं बिल्कुल बताऊंगी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, परिवार को बड़ा करने में मेरी मदद करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो जो है अच्छा लगता है, लाइक करें, और वारदात के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। और उसके साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन ज़रूर दें। आपका सजेशन मेरे सर माथे पर, क्योंकि हकीकत यही है, मेरा मकसद बताना ही नहीं, बचाना भी है। और फिर एक फैक्ट यही है कि क्राइम मेरे और आपके बीच में फासला सिर्फ उतना ही है कि हम कितने सतर्क हैं, कितने सावधान हैं। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तब चलिए चलते हैं आज की वारदात पे। आज की वारदात है 5 जनवरी 2005 की। उस समय त्रिपुरा में जो सरकार थी वो लेफ्ट पार्टी की सरकार थी, और लेफ्ट पार्टी के जो सरकार है उसमें जो सीएम थे वो थे मणिक सरकार। मणिक सरकार सीएम बने, और जब कोई सीएम बनता है तो रूल यही है कि जो सीएम हाउस है वो उनको अलॉट किया जाता है। तो मणिक सरकार को सीएम हाउस अलॉट किया गया, लेकिन मणिक सरकार का ऑलरेडी अगरतला में एक अपना अच्छा खासा घर था, तो उन्होंने सीएम हाउस में रहने से मना कर दिया, और वो अपने घर में रह रहे थे। अब सीएम हाउस है, किसी ना किसी को तो अलॉट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर सौरभजीत दत्ता, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उनको सीएम हाउस अलॉट कर दिया गया। अब सीएम हाउस का जो पोर्शन है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक साइड मिनिस्टर या सीएम रहेंगे, दूसरी साइड जो उनका स्टाफ होता है, जो उनकी केयर टेकिंग करता है, जो उनकी सिक्योरिटी के लिए होता है, वो रहेंगे। तो सीएम हाउस हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सेम अगरतला का भी सीएम हाउस यही था। अब इसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं, 5 जनवरी 2005 आ जाता है, और 5 जनवरी 2005 को जो दूसरी साइड जो सिक्योरिटी और जो मतलब वर्कर्स थे जो रह रहे थे जहाँ पर, वहाँ पर एक कंप्लेन आती है कि सेप्टिक टैंक से पानी नहीं आ रहा है। जब वो इस बात की कंप्लेन करते हैं तो फिर उनको, कर्मचारियों को बुलाया जाता है इस बात की जांच करने के लिए आखिर सेप्टिक टैंक में कहाँ पर प्रॉब्लम है और कहाँ से पानी नहीं आ रहा है। वो आते हैं, देखते हैं, बहुत सारी जगहों को देखते हैं, उनको समझ नहीं आता। आखिरकार जब वो काफ़ी देर तक इस चीज़ को ढूंढते रहते हैं तो फाइनली वो देखते देखते सेप्टिक टैंक तक पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर एक सेप्टिक टैंक में जब पहुंचते हैं तो उसका ढक्कन खोलते हैं। जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो वहाँ से एक दुर्गंध आती है, और वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन फिर दोबारा से जब देखते हैं तो देखते हैं कि वो पानी जो है बिल्कुल काला हो चुका है, उसमें कई लग चुकी है, और उसी पानी में एक खोपड़ी तैर रही है, और एक खोपड़ी के साथ कुछ हड्डियां तैर रही हैं। जैसे ही ये देखा जाता है
फटाफट पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और पुलिस वहाँ से खोपड़ी और हड्डियाँ निकालती है। जब वो खोपड़ी और हड्डियाँ बाहर निकाली जाती हैं तो उसमें एक खोपड़ी थी और 9 हड्डियाँ थी, और उसके बाद जितना भी पोर्शन था वो सारा निकाल के एक साइड कर दिया जाता है और उसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। फॉरेंसिक टीम भी आती है, अपने हिसाब से उनको जो कलेक्ट करना होता है कलेक्ट करके ले जाती है। अब इसके बाद पुलिस चाहती है कि पोस्टमार्टम करें, लेकिन पोस्टमार्टम करे किसका, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं। नाम के लिए सिर्फ एक खोपड़ी है और 9 हड्डियाँ हैं। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले डिसाइड करते हैं कि इनका फॉरेंसिक जांच करवाई जाए, और उसके बाद डिसाइड होता है, क्योंकि हड्डियां हैं उससे ये भी पता नहीं चल सकता मेल है या फीमेल है, तो उसको तो सिर्फ फॉरेंसिक लैब में ही पता कर सकते हैं। तो वहाँ पर फिर डिसाइड होता है और उसको भेजा जाता है SFL स्टेट फॉरेंसिक लैब, अगरतला की जो स्टेट फॉरेंसिक लैब है वहाँ पर भेजा जाता है। और वहाँ पर भेजे जाने के बाद जब उसकी फॉरेंसिक जांच होती है तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं वो 3-4 चीज़ें जो है वो क्लियर करते हैं। पहली बात तो कहते हैं हम ये नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है, क्योंकि हमारे पास अभी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो इसलिए ये नहीं पता चल पाया कि मेल है या फीमेल है। लेकिन इतना पता चला है कि जो ये कत्ल हुआ है ये 15 साल पहले हुआ है, 15-16 साल पहले हुआ है लगभग, लेकिन वही टाइम पीरियड है। तीसरी चीज़ वो ये भी बताते हैं कि जो मरने वाला है उसकी हड्डी में एक प्लास्टिक की चूड़ी का टुकड़ा चुभा हुआ था और वो रह गया था। तो जिस हिसाब से उस चूड़ी का टुकड़ा था उस हिसाब से पता चलता है कि मरने वाला नहीं, मरने वाली एक लड़की है। 99% वो श्योर थे कि एक लड़की है, बाकी वो श्योरिटी के साथ नहीं कह पा रहे थे। अब चौथी चीज़ जो अहम थी वो बताते हैं कि इस जो मरने वाली है इसके साथ पहले रेप हुआ है और उसके बाद फिर इसका मर्डर हुआ है। अब ये सारी बातें पता लगती हैं। दूसरी तरफ जैसे ही ये इशू उठता है, जैसे ही वो कंकाल मिलता है, जैसे ही वो खोपड़ी मिलती है, यहाँ पर जो सीएम है मणिक सरकार वो एक जगह कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहे थे। तो जैसे ही अब चूंकि मीडिया जो है, मीडिया तो ऐसी खबरों के लिए वैसे भी जानी जाती है, और जब कहते हैं ना हाई प्रोफाइल ऐसे इंसिडेंट हो तो मीडिया कैसे पीछे हो सकती है। फटाफट वो न्यूज़ में आ गया और उसके साथ ही साथ किसी ने जाके मणिक सरकार को खबर दी। मणिक सरकार ने साथ के साथ ही एक चीज़ बोली कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है उस इन्वेस्टिगेशन को किया जाएगा और ये पता किया जाएगा कि आखिर ये हुआ किसके साथ है और किया किसने है। उन्होंने इस बात की श्योरिटी दी। लेकिन वहीं पर साथ ही साथ जो ऑपोजिशन ने भी तूल पकड़ लिया। अब वो मणिक सरकार और लेफ्ट पार्टी सरकार के अगेंस्ट धरना प्रदर्शन करने लग गए, उनके अगेंस्ट उनको इस्तीफा देने के लिए फोर्स करने लग गए। अब यहाँ पर जब ये चीज़ पता लगती है कि पहले रेप हुआ उसके बाद मर्डर हुआ है, लेकिन एक चीज़ पता लगती है कि ये जो मर्डर हुआ है ये 15 से 16 साल के बीच की बात है। तो मणिक सरकार को थोड़ा सा सुकून मिलता है, क्योंकि उस समय पर लेफ्ट पार्टी की सरकार नहीं थी। तो उनको एक चीज़ तो समझ आ जाती है कि ये उनकी सरकार के द्वारा किया हुआ कृत्य है ही नहीं। अब इसके बाद जो ऑपोजिशन पार्टी जो है वो सीबीआई की जांच डिमांड करती है। लेकिन मणिक सरकार क्या करते हैं कि जो सीआईडी है सीआईडी को दे दिया जाता है। उसके बाद फिर ऑपोजिशन फोर्स करती है, ऑपोजिशन फिर डिमांड करती है, फिर धरना दिया जाता है कि जो ये केस है इसको प्रॉपर सीबीआई को दिया जाए और दूसरा मणिक सरकार इस्तीफा दें। अब चूंकि ऑपोजिशन का दबाव था तो मणिक सरकार फिर इस केस को सीबीआई को सौंप देते हैं। जब इस सीबीआई को सौंपा जाता है तो सीबीआई जब अपने अंडर ये केस लेते हैं तो वे इन्वेस्टिगेशन जीरो इन करते हैं, शुरू करते हैं जीरो से। अब उनके पास था क्या? यही एक खोपड़ी, 9 हड्डियाँ, उसके अलावा जो अगरतला फॉरेंसिक लैब है उनकी वो 3-4 स्टेटमेंट
10-15 से 16 साल पहले मर्डर हुआ, रेप हुआ, उसके बाद क्या बोलते हैं उसका कत्ल हुआ। इसके अलावा एक प्लास्टिक की चूड़ी का टुकड़ा जो कि उसकी कलाई पर मिला। इसमें यह भी श्योर नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है। लैब कह रही है कि लड़की है, लेकिन श्योरिटी कहीं नहीं है। चूँकि अनुमान ये लगाया जाता है, उस समय जो केस था ये 2005 का है, तो अगर 15 से 16 साल पीछे जाएं तो मेरे उस हिसाब से 1990 से का केस हो सकता है, 1990-91। तो वो उस समय की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि उस समय पर जो सिक्योरिटी में थे या जो वर्कर्स थे वो कौन कौन से थे और वहाँ पे कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ काम करती थी। तो एक चीज़ पता लगती है कि उस समय पर और उसके बाद भी जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी जाती है, वो 2 बटालियन कर रही थी। एक तो त्रिपुरा स्टेट राइफल जवान थे और दूसरे थे RAC। सिर्फ 2 ही बटालियन हैं जिन्होंने सिक्योरिटी का काम CM हाउस में किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन 15-16 सालों में पता नहीं सैकड़ों जवान आए गए, हर किसी का ट्रांसफ़र होता है, तो ये भी कंफर्म नहीं होता और बिना नाम, बिना पते, बिना आइडेंटिटी के ये भी नहीं पता है कि इस लड़की का नाम क्या है, ये नहीं पता इसका चेहरा क्या है, ये नहीं पता है कि आखिर, और अभी तो ये कंफर्म नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। सिर्फ वो चूड़ी का टुकड़ा बता रहा है कि हो सकता है वो फीमेल है। अब इन सब चीज़ों ने पुलिस वालों के, CBI वालों के फिर हाथ खाली कर दिए। अगरतला फॉरेंसिक लैब ने वैसे ही बोल दिया कि हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। अब क्या किया जाए? तभी पता चलता है कि चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब है जिनके पास ये फैसिलिटी है कि वो ये बता सकते हैं कि वो लड़का है या लड़की है। वो 90% उस लड़की का फेस भी लेकर आ सकते हैं। जब ये बात पता लगती है तो CBI वालों की आंखें चमक जाती हैं कि अरे अब तो कुछ ऑप्शन निकल सकता है। तो गवर्नमेंट से बात की जाती है और गवर्नमेंट से बात करने के बाद जो वो खोपड़ी और हड्डियां थी वो चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब में भेज दी जाती है और वहाँ पर जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं वो इस पर काम करते हैं। और जो खोपड़ी है, क्योंकि खोपड़ी के लिए क्या होता है, खोपड़ी की अगर कोई शक्ल देनी है, अगर फेस देना है, उसके लिए आपको ये जो ज्यू होता है, जबड़े होते हैं और ये जो पूरा पोर्शन होता है ये होना ज़रूरी है। और यहाँ पर ये प्लस पॉइंट था कि जो खोपड़ी में सारी चीज़ें, जो स्केलेटन में जो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो इस पर फिर साइंटिस्ट अपना काम करते हैं और वो किसी तरीके से कि अब चूँकि वो उनकी एक्सपर्टीज़ है तो वो किस हिसाब से काम करते हैं, लेकिन उसके बाद वो एक चेहरा तैयार करते हैं और चेहरा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का तैयार करते हैं। दूसरी चीज़ वो ये कंफर्म करते हैं कि मरने वाली थी वो लड़की है। उसका चेहरा बनाया दिया जाता है और उस चेहरे को 90% वो कहते हैं जो साइंटिस्ट हैं कि हूबहू ये लड़की बिल्कुल ऐसी दिखती होगी। 90%, 10% हो सकता है कि ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन 90% वो ऐसी दिखती होगी। और वो एक तस्वीर, एक फेस दे देते हैं CBI को। अब CBI वालों के लिए एक पॉजिटिव हो जाता है कि सबसे पहले तो एक लड़की है, कंफर्म हो चुका है। दूसरी चीज़, उसकी उम्र जो है वो 15 से 16 साल है, ये कंफर्म हो जाता है। तीसरी चीज़ कि उसको फेस तो मिल ही चुका है, लड़का है लड़की मिल चुकी है। अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि जो तस्वीर मिली है, जो ये फेस मिला है, वो 90% वैसा ही है। अब इसके बाद CBI वाले जांच शुरू करते हैं। आसपास में, सिक्योरिटीज़ में, हर जगह पर ये पता किया जाता है कि इस फेस की, इस चेहरे की कोई लड़की थी और हर जगह से तलाशा जाता है। लेकिन CBI वालों के हाथ खाली रह जाते हैं। आज तक ये जो केस है पता ही नहीं चलता है कि वो आखिर लड़की कौन थी और उस पर जो इतना निंदनीय अत्याचार जो किया गया था वो किसने किया था। आज 2023 आ चुकी है और 2023 तक
ये जो केस है ये अनसुलझा है। पता नहीं आगे सुलझता है या नहीं सुलझता है, लेकिन ये अभी तक अनसॉल्व्ड केसेस में है कि कातिल का पता ही नहीं चला। कातिल तो बहुत दूर की बात है, ये नहीं पता चला कि जिसका कत्ल हुआ है, जिसका रेप हुआ है, वो भी सीएम हाउस के अंदर, मासूम सी लड़की, नाबालिग लड़की, आखिर वो कौन है। तो अभी तक के लिए ये अनसुलझा केस है, लेकिन केस बहुत ही निंदनीय था। तो दोस्तों, ये है वो केस जो आज तक अनसुलझा है, जो सुलझा ही नहीं है। ये थी पूरी वारदात। बात वही आती है कि एक ऐसे सिक्योर प्लेस पे, एक ऐसी सिक्योर जगह पे एक ऐसा काम होता है जिस काम को निंदनीय भी कहा जाना चाहिए और जिसको बहुत ही घृणित भी कहा जाना चाहिए। ऐसा क्राइम ना तो होना चाहिए, और हुआ है तो उसका सुलझा जाना, उनका सॉल्व होना, वो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो आज तक अनसुलझा ही है। तो ये थी पूरी वारदात। वारदात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आपसे पिछली बार कोई सवाल नहीं पूछा था, लेकिन इस बार आपसे सवाल ज़रूर पूछूंगी। तो मेरा सवाल ये है कि विश्व में दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है। एक बकरी है जिसको दूध की रानी कहा जाता है, वो जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, और उस बकरी का नाम क्या है, आपने नाम बताना है। सर्च कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वारदात में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।